Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 13 of software project management. In the last lecture we discussed different life cycle models of software project management. आज वाली क्लास में भी हम उन्हीं मॉडल्स को जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम अपने डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को देखा था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स किस तरह काम करते हैं। और आज हम उसकी कुछ डिफरेंट केस स्टडीज़ भी देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम डिफरेंट केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट की स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, हमने उसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग थोड़ी सी देखी थी। आज कुछ चीज़ें तो जो है वही हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर को उसके साथ लिंक करना है, तो कुछ तो उन चीज़ों को दोबारा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके सॉफ्टवेयर जो आपके लाइफ साइकिल मॉडल्स के जो आपके लास्ट लेक्चर में रह गए थे उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल अप्रोच की तरफ जाएंगे कि जो डिफरेंट केस स्टडीज़ होती हैं, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने किस केस स्टडी में किस लाइफ साइकिल मॉडल को कैसे चूज़ करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। तो ये हम आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप प्लान करते हैं, क्योंकि अभी तक हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं और हमने बार बार इस चीज़ को मैंने आपको इस चीज़ पे आपका फोकस किया था कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी जो प्लानिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग ही अगर आपकी प्रोजेक्ट की ठीक होती है तो आपकी आगे उसका एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, उसकी जो है डिप्लॉयमेंट, उसके रिजल्ट्स, टेस्टिंग, क्यूए, मेंटेनेंस, सपोर्ट, सारी चीज़ें उसके ऊपर बेस करती हैं। तो हमने लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उसमें बिल्ड एंड फिक्स, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, रैड, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, आरयूपी, हमने इसमें से वाटरफॉल मॉडल देखा था लास्ट टाइम और स्पाइरल मॉडल देखा था, ठीक है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को, वाटरफॉल को, प्रोटोटाइपिंग है, फिर स्पाइरल है, फिर रैड और आपके रैप में डिफरेंस क्या है और रैड और रैप की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, वो मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये इंशाअल्लाह हम अपने आज के लेक्चर में वन बाय वन इन तमाम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। First, we will start from build and fix model. Build and fix model में अगर आप देखें तो build first model, then modify until client is satisfied. देखें आपके पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेब पोर्टल आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो आपने उसके लिए एक मॉडल बिल्ड किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ SRS, जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहता है, ठीक है। आपने उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सारी गैदर की और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की गैदरिंग के बाद आपने एक मॉडल फिक्स किया और इसको आप मॉडिफाई करते रहेंगे अनटिल क्लाइंट इज सेटिस्फाई। आप ये रेपिटेशन तब तक करते रहेंगे कि जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया तो फिर आप इसको मॉडिफाई करना जो स्टॉप कर देंगे। लेकिन मॉडिफिकेशन का जो फेस है वो तब तक आपका काम करता रहेगा जब तक आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज नहीं होती तब तक आपकी प्लानिंग भी फाइनलाइज नहीं होती, क्योंकि रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर ही आप प्लान करते हैं आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है, उसका एनालिसिस उसकी बेसिस के ऊपर होता है, डिज़ाइनिंग उसकी बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, देन वो ऑपरेशंस मोड में जाता है और लास्ट में आपका रिटायरमेंट, ठीक है। तो बिल्ड एंड फिक्स में हम एक मॉडल पहले प्रपोज करते हैं ऑन द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और क्लाइंट को वो हम देते हैं, फिर उसमें जो चेंजेस आती हैं वो लूप आपका चलता रहता है जब तक क्लाइंट की तरफ से इनपुट स्टॉप नहीं होती, आपका मॉडल फाइनलाइज नहीं होता। ये आपका बिल्ड एंड फिक्स में होता है। अब हम इसकी
जिस तरह मैंने बात की कि बिल्ड एंड फिक्स अंटिल क्लाइंट इज हैप्पी, तो अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि बिल्ड इट एंड फिक्स अंटिल क्लाइंट इज हैप्पी। तो वही बात जो लास्ट लेक्चर में अभी लास्ट स्लाइड में हम देख रहे थे कि हम तब तक उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते रहते हैं जब तक उसमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, उसको बिल्ड करते रहते हैं। नो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इसलिए नहीं होती कि एक डिज़ाइन, एक मोड दिया, उसने कहा ये चेंजेस कर दें, दूसरा मोड दिया, फिर सर्टेन चेंजेस आ गए, तीसरा। तो नो फॉर्मल, जब आपकी कोई स्पेसिफिकेशन ही फॉर्मल नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन भी फॉर्मल, ठीक है, जो आपका डिज़ाइन है वो भी आपका फॉर्मल होगा। नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करते। रीवर्क इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो ऑफ कोर्स लॉस ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंस, और ये इट्स वेरी हाईली कास्ट, ठीक है, क्योंकि आप बार बार जब प्लान करते हैं तो कॉस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्यूचर मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्री प्लान नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना शुरू किया है, आपके जहन में प्लान ही नहीं है कि मैंने बेडरूम 3 रखने हैं, 2 रखने हैं, 1 रखना है, मैंने टीवी लॉन्च का साइज़ क्या रखना है, ड्राइंग रूम का साइज़ क्या रखना है, नंबर ऑफ़ बाथरूम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ स्टोर कितने होंगे। तो आप जब उसको स्टार्ट करेंगे तो बार बार जब आप की लेबर काम करेगी, अच्छा आप कहेंगे नहीं इसको इस तरह कर दें, तो बार बार जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, एक वॉल बनाएंगे, फिर गिराएंगे, फिर बनाएंगे, फिर गिराएंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कास्टिंग जस्ट लाइक इन द सॉफ्टवेयर। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं और बार बार उन चीज़ों को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी डिज़ाइनिंग है वो सारी दोबारा होगी, आपका एनालिसिस दोबारा होगा, तो जो आपकी कास्टिंग है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये आपके पास बिल्ड एंड फिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स से जो हमने अभी डिस्कस किए। वो जो वाटरफॉल मॉडल है इसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए इसको मैं क्यों इसलिए दोबारा इसलिए इस लेक्चर में इंक्लूड किया है ताकि आपका कंपैरिजन हो सके। अगर मैं ये दोबारा इंक्लूड ना करता तो फिर आप इन तमाम मॉडल्स को कंपेयर ना कर सकते। दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा इसकी एक स्लाइड इसमें इंक्लूड की है हमने, तो इसलिए इसको मैं क्विकली इस स्लाइड को गो थ्रू करूँगा कि वाटरफॉल मॉडल में हमने क्या कहा था कि आपका एनालिसिस होता है, ठीक है, एनालिसिस के बाद आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज होती हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको स्पेसिफाई करते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद आपका डिज़ाइन आता है, डिज़ाइनिंग फेज़ को कंप्लीट करने के बाद आप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की तरफ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बाद आप टेस्टिंग और इंटीग्रेशन करते हैं, और टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के बाद आप ऑपरेशनल और मेंटेनेंस मोड में चले जाते हैं। ये आपका वाटरफॉल मॉडल है। देयर आर 6 स्टेप्स, ठीक है, इसमें एनालिसिस आ जाता है, आपकी स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। ये हम वाटरफॉल मॉडल जो हम बात करते हैं लाइटी की, तो वाटरफॉल मॉडल में अब अभी देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका एनालिसिस है, ठीक है, ये आपके पास पे स्पेसिफिकेशन है, ये आपके पास आपका डिज़ाइन है, ये आपके हर फेस एक दूसरे फेस के साथ इंटरलिंक है। अगर रिक्वायरमेंट और आपकी स्पेसिफिकेशन आपकी फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आप टुवर्ड्स डिज़ाइन की तरफ आप देखें हम नहीं जा सकते, और अगर डिज़ाइन ही नहीं होगा तो आप किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मॉड्यूल्स नहीं होंगे तो आपने किन मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करना है, किन को नहीं करना, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, किस चीज़ की ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे। तो ये वाटरफॉल मॉडल भी डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, जो स्टेजेस हैं, ये आपस में इंटरलिंक है, हर एक फेज दूसरे के साथ इंटरलिंक है, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं तो सर्टेन आप प्रोसेसेस से गुजरते हैं। जिस मैं लास्ट लेक्चर में प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, तो वो जो प्रोसेसेस हैं, वो जो स्टेप्स हैं, वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। विदाउट दोज स्टेप्स, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं कर सकते। वाटरफॉल मॉडल के अभी हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे। हमने लास्ट टाइम इसकी वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस तो किया था, लेकिन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस नहीं किया था। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है कि इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा है कि आप अगर एक नज़र इस पर दोबारा डालें
तो आपके पास आप उसका एनालिसिस करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है। तो बहुत सिंपल से इसके आपके स्टेप्स हैं। बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस एट ईच स्टेज। आपकी जितनी भी स्टेजेस हैं या जितने भी मॉड्यूल्स आप कह सकते हैं, हर स्टेज के ऊपर आपकी क्वालिटी एश्योरेंस चेक हो रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड हो रही है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपके पास बने हुए हैं, आप उन्हीं स्टैंडर्ड्स को, उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ easy to track the progress of the project using a timeline, कि इसमें जो आपकी स्केजुलिंग है या स्केजुलिंग मैनेजमेंट है या जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास एक प्रोग्रेस जो है आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं हर स्टेज के ऊपर, जिससे आपको अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पता चल रही होती है कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी कितनी स्टेजेस हैं, आपके हर स्टेज के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है। सो इट इज़ इजी टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग टाइमलाइन, ठीक है, कि आपने कितने वीक्स में कितना काम करना था, आपकी कितनी एक्टिविटीज थी, कितने टास्क से, किस टास्क को आपने कितना टाइम देना था, ठीक है, किस एक्टिविटी को आपने कितना टाइम देना था। तो आप इसकी जो प्रोग्रेस है, जो इसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेस है, इट इज़ वेरी इजी। बेटर कंट्रोल अवर डेवलपमेंट, ठीक है, बेटर कंट्रोल है, ठीक है। फीडबैक स्टैटिस्टिक्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आप फीडबैक्स भी दे सकते हैं अगर आपने इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को, इन प्रोजेक्ट को फ्यूचर में यूज़ करना है, तो फीडबैक स्टैटिस्टिक्स आपको मिल सकती हैं फॉर द फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएंगे तो देखें, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके एडवांटेजेस हो और डिसएडवांटेजेस ना हो। हर चीज़ की लाइफ के अंदर, अगर आपकी जो एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ है, हर चीज़ के में लाइफ में एक ट्रेड ऑफ है, और वो ट्रेड ऑफ इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड सो मैनी फैक्टर्स, ठीक है, जो आपके होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसा होता है कि आपका एक ट्रेड ऑफ चल रहा होता है। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, हैवी डिमांड ऑन क्लाइंट यूजर इन टेस्टिंग ईच स्टेज, ठीक है, जो आपकी टेस्टिंग जब आप हर स्टेज पे करेंगे तो कास्टिंग और टाइम दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एज द एंड प्रोडक्ट, आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो आपकी एंड प्रोडक्ट है, जो आपने डिलीवर करनी है, उस पर आपका ज्यादा फोकस नहीं होता, ठीक है जी। रिलक्टेंस ऑफ क्लाइंट्स टू कमिट टू साइन ऑफ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलक्टेंस ऑफ डेवलपर टू ऑल्टर साइन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉबैक है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ क्लाइंट यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड, ठीक है, एंड बिग बैंग, ये सारे आपके, हम लास्ट टाइम में डिस्कस किया, ये सारे के सारे आपके ड्रॉबैक्स हैं वाटरफॉल मॉडल के। तो अगर आपको ये ड्रॉबैक्स ज़्यादा कॉस्टली नज़र नहीं आते तो आप वाटरफॉल मॉडल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल को अप्रोच यूज़ करेंगे। और अगर आपकी नज़र में ये ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेजेस आपको कम नज़र आ रहे हैं, जो आपकी सर्टेन कंडीशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो फिर आप वाटरफॉल मॉडल की अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। देन प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग में, ठीक है, आप कस्टमर की, ठीक है, लिसन टू कस्टमर के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है, वो क्या चीज़ डिज़ाइन करवाना चाहता है, क्या चीज़ बिल्टअप करवाना चाहता है। देन बिल्ड रिवाइज, ठीक है, मॉकअप, जो आपकी चेंजेस है आपने उसको बिल्ड किया, उसको रिवाइज किया, और कस्टमर टेस्ट ड्राइव्स, ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर उसकी टेस्टिंग करता है। तो ये एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, कस्टमर को सुना, बिल्ड किया, और फिर आपने कस्टमर को टेस्ट ड्राइव दी उसकी। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर जो आपके एडवांटेजेस हैं, यूजर क्लाइंट सी एंड फील द प्रपोज्ड प्रोडक्ट बिफोर इट इज फुली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। आपने देखा होगा इस डायग्राम में, तो हमने क्या कहते हैं कि हमने कस्टमर को सुना, बिल्ड किया, और उसको एक टेस्ट ड्राइव, ठीक है, एक जिसको हम सिमुलेशन कह सकते हैं, ठीक है, तो वो उसको पता चल जाता है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है,
कि जो आपके यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सी एंड फील द प्रपोज प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ फुली इम्प्लीमेंटेड, यानी इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरीके की जो उनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें वो काम करेंगे वो क्या है। यूजर्स गेट इन अर्लियर सेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, यूजर को पता चल जाता है कि क्या जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग किस तरह की होगी, उसके रिजल्ट किस तरीके के आएंगे। डेवलपर्स गेट अ बेटर फील फॉर द डिज़ाइन, ठीक है, डेवलपर्स गेट अ बेटर फील फॉर द डिज़ाइन, ठीक है। डेवलपर वर्क क्लोजर विद यूजर इन डिज़ाइन, ठीक है, वो ज़्यादा यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। ये तो आपके हो गए प्रोटोटाइपिंग के एडवांटेजेस, ठीक है, जो हम इसमें यूज़ करते हैं। अब प्रोटोटाइपिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यूजर एक्सपेक्टेशन आर फॉर अर्लियर प्रोडक्ट डिलीवरी, ठीक है, जो यूजर के जो एक्सपेक्टेशन है आर फॉर अर्ली के, आपका यूजर ये समझता है कि उसको प्रोडक्ट बिफोर टाइम डिलीवर हो जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। टेम्पटेशन फॉर डेवलपर्स टू सिंप्लीफाई बीफ ऑफ द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में encourage excessive user request based on minor design issues। तो जब आपको बार बार यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चेंजेस कर रहे हैं, तो उस पर डेवलपर कन्फ्यूज हो सकता है, टाइम इंक्रीज हो सकता है और कास्टिंग में भी चेंजेस आ सकती हैं। देन आपके पास जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। रैड स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जेम्स मॉर्टन ने 1991 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, अराउंड 22 years before। A linear sequential software development process that emphasizes an extremely short development cycle, ठीक है। ये बेसिकली जो लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये उन प्रोसेस को यूज करता है। रैपिड डेवलपमेंट इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच। इसमें जो आपकी अप्रोच यूज होती है वो आपकी कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज होती है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। यूज प्राइमरीली फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, ये मोस्टली हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए, आईएस के लिए ये मोस्टली आपका रैड यूज होता है, रैड मॉडल यूज करते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए। रैड प्रोजेक्ट आर टिपिकली स्टाफ्ड विद स्मॉल इंटीग्रेटेड टीम कंप्रोमाइज्ड फॉर डेवलपर्स एंड यूजर। तो ये तो हो गया रैड मॉडल। अब रैड मॉडल की आप देखें कि जो इसकी वर्किंग है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये आपके नीचे आप देख रहे हैं टाइम बार आ रहा है, ठीक है, 60 to 90 डेज। आप टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, हमने बात की कंपोनेंट बेस मीन मॉड्यूल बेस, ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल बना दिए आपने और उन मॉड्यूल्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया। ऑटोमेशन की बात आई तो वेब पोर्टल का एक मॉड्यूल बना दिया, नेटवर्क का दूसरा मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर का तीसरा, डेटाबेस का चौथा, फिर उन मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया। तो अब रैड मॉडल में हमने क्या बात की है कि आपके पास जो है वो कंपोनेंट बेस इसकी अप्रोच है। तो आप देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें, इस मॉडल को देखें कि ये आपके पास टाइम बार आ गया। जो टीम नंबर 1 है वो बिजनेस मॉडलिंग इसकी कर रही है, डेटा मॉडलिंग कर रही है, प्रोसेस मॉडलिंग कर रही है, एप्लीकेशन जनरेशन कर रही है, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। एंड द पैरेलली सेकंड टीम भी बिजनेस मॉडलिंग पे काम कर रही है, डेटा मॉडलिंग पे काम कर रही है एंड सो ऑन। और एट द पैरेलली टीम 3 भी उसी पे काम कर रही है। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के हम अपने रैड मॉडल को डिप्लॉय करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। Advantages of the RAD model: the model has shown reduced cycle time due to the use of powerful development tool। एक तो हम पावरफुल डेवलपमेंट टूल यूज करते हैं और टाइम आपका ये कम से कम लेता है, डेवलपमेंट जल्दी होती है। द एंड यूजर इज इन्वॉल्व थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जो एंड यूजर है वो इसमें थ्रू आउट द लाइफ साइकिल फ्रॉम आप बात कर लें एनालिसिस से टूवर्ड इम्प्लीमेंटेशन तक उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। द सिस्टम इज डेवलप्ड बाय अ प्रोजेक्ट टीम फेमिलियर विद द प्रॉब्लम डोमेन, दस इट कंटिन्यूज टू बिल्ड अपॉन दिस एक्सपर्टीज, ठीक है, कैन डिलीवर अ फुल प्रोडक्ट
न शॉर्ट टाइम पीरियड। सबसे जो मेजर आप देख रहे हैं कि आपको जो रेड मॉडल का एडवांटेज नज़र आ रहा है वो ये है कि जो आपका टाइम है वो शॉर्ट टाइम में आप एक अपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। ये आपका रेड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। Disadvantages of the red model: if the users cannot be involved consistently throughout the life cycle, this can have adverse effects on the final product। क्योंकि हमने कहा था कि इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर जाएगा, ठीक है, कम कर देगा, तो जो आपके रिजल्ट पॉजिटिव वर्ड में जा रहे थे वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या, दिस कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो फाइनल प्रोडक्ट पे एडवर्स हो जाएंगे। दिस मॉडल रिक्वायर्स highly skilled, well-trained developers in the use of the chosen development tool achieve the rapid turnaround time। जो आपको डेवलपर्स चाहिए, जो आपको सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, वो हाईली स्किल होने चाहिए। वो अगर इंटर्नरीज हैं या इंटर्नशिप के ऊपर हैं या अपने कैरियर के स्टार्ट में हैं तो वो डेफिनेटली इसको प्रॉपरली डिज़ाइन और डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। इट कैन रिक्वायर मोर पीपल, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, पर्सनल, ठीक है, क्योंकि आपने देखा आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर पैरेलली काम हो रहा होता है। जब आप पैरेलली काम कर रहे होते हैं तो आपको मैन पावर, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। इट रिक्वायर्स अ सिस्टम दैट कैन बी प्रॉपरली मॉडलाइज, ठीक है, कि आपको एक सिस्टम चाहिए कि जो प्रॉपरली आपको उसको मॉडलाइज कर सके। ठीक है, इट कैन फेल इफ, ये किन केसेस में फेल हो सकता है? रीयूजेबल कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर आप सॉफ्टवेयर हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की, अगर वो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, परफॉर्मेंस इज़ वेरी 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 क्रिटिकल। एंड थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी इज़ आल्सो क्रिटिकल। टेक्निकल रिस्क आर हाई ड्यू टू यूज़ अ ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। तो जो इसके अंदर आपकी टेक्निकल रिस्क हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके रेड मॉडल में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंटल मॉडल, लीनियर सिक्वेंशियल। वो खाली लीनियर था, ये लीनियर सिक्वेंशियल प्लस आइट्रेशन। आइट्रेशन स्टेजेस, चेंजेस इन द स्टेप बाय स्टेप, सेम एज वाटरफॉल मॉडल until general design stage when models are identify। आपको स्टार्ट में तो ये वाटरफॉल मॉडल जैसा ही लगेगा, ठीक है, सेम एज वाटरफॉल मॉडल until general design stage when model are identified, each module is delivered incrementally। for each module हमें डिटेल डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है और हम मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं और मॉड्यूल की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ये जो चीज़ें हमें आपके जितने भी मॉड्यूल बनते हैं, एक तो हमें इसमें हर मॉड्यूल में एक डिटेल डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड है, एक मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन को उसको करने के लिए टाइम चाहिए और मॉड्यूल को आपने इंटीग्रेट किस तरह करना है। ये डिफरेंट चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, डिटेल डिज़ाइन, मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन और मॉड्यूल की इंटीग्रेशन। ये तीनों चीज़ें आपको इंक्रीमेंटल मॉडल में आपको रिक्वायर्ड हैं। अब आप देखें कि इंक्रीमेंटल मॉडल हाउ इट वर्क्स। ये फिगर पेसमैन एसोसिएट से ली गई है, ठीक है। आप अभी देखें कि जो आपके पास इंक्रीमेंट नंबर 1 है, हम बात करते हैं यहाँ पे बिफोर इंजीनियरिंग, ये आपने एनालिसिस किया, देन आपने डिज़ाइन गए, देन कोड किया, टेस्ट किया, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट। इट्स अ फर्स्ट इंक्रीमेंट नंबर 1। इंक्रीमेंट नंबर 2 में आपने फिर उसका एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोडिंग पे गए, टेस्टिंग की, ये डिलीवरी ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट हो गया आपका। फिर इंक्रीमेंट 3 पे जाए आपने फिर इसका एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोडिंग की, टेस्टिंग की, ये आपकी 3rd डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंट है। इसी तरीके से 4th एंड सो ऑन। फिर आपने एनालिसिस किया, डिज़ाइन पे गए, कोडिंग पे गए और टेस्टिंग पे गए, ये डिलीवरी ऑफ 4th इंक्रीमेंट है। तो आप देखें कि आप टूवर्ड्स इंक्रीमेंट नंबर 1 से लेकर आप इंक्रीमेंट नंबर 4 एंड सो ऑन, ये आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है। अब इंक्रीमेंटल मॉडल के भी एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल को अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो रिक्वायरमेंट्स फेस आ गया,
रिक्वायरमेंट फेज के बाद आपके पास स्पेसिफिकेशन फेज आ गया कि उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी वो आपने ले ली। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर चले गए। फॉर ईच बिल्ड डिटेल स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन, हर एक के लिए आपने डिटेल स्पेसिफिकेशन बिल्ड की, उसका डिज़ाइन बिल्ड किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी टेस्टिंग की। उसके बाद आप मेंटेनेंस की तरफ चले गए और मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप दोबारा आप देख रहे हैं कि ये एरो आपका फिर यहाँ पे जा रहा है। अनलेस आप इस लूप में तब तक रहेंगे जब तक उसकी मेंटेनेंस हो नहीं जाती और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल नहीं जाते, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। और फाइनली अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इस फेज में चले जाएंगे, रिटायरमेंट की फेज में चले जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आपकी डिटेल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस तब तक करते जाते हैं जब तक आप उसको फाइनलाइज नहीं करते। तो ये आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल था। एडवांटेजेस ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल: ऑपरेशनल क्वालिटी पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट विद इन वीक्स, कि जो आपके पास क्वालिटी पोर्शन ऑफ जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो आपको विद इन वीक्स पता चल जाती है कि वो ऑपरेट होके क्या क्वालिटी परफॉर्म करेगा, क्या क्वालिटी डिलीवर करेगा। यूजर्स हैव अर्लियर यूज ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो कुछ कंपोनेंट इसके स्टार्ट में यूज कर लेते हैं। चेंजेस ड्यू टू न्यू सिस्टम आर इजियर टू मैनेज पीस बाय पीस चेंजेस, ठीक है। लेस स्टाफ रिक्वायर्ड, आपको मैन पावर कम चाहिए, आपको रिसोर्सेज कम चाहिए, ठीक है। स्मॉलर कैपिटल आउटले, रैपिड रिटर्न आर इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है और रिटर्न रेट ज़्यादा है। क्लाइंट कैन मेक प्रोग्रेस पेमेंट, कीप्स ऑल टीम वर्किंग, आपकी पूरी टीम इसमें वर्क कर रही होती है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं आपके इंक्रीमेंटल मॉडल के। Disadvantages of the incremental model: the definition of a complete fully functional system must be done earlier in the life cycle to allow for the definition of the increment. The definition of a complete fully functional system must be done earlier in the life cycle to allow for the definition of the increments. Each build delivery requires total integration testing, ठीक है। सिस्टम मस्ट बी इंक्रीमेंटल इन नेचर, मेंटेनेंस आर डिलीवर्ड यूनिट्स मे अफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ न्यू यूनिट्स, मे टर्न इनटू बिल्ड एंड फिक्स, ठीक है। ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं आपके इंक्रीमेंट मॉडल के कि जो आपकी बिल्ड डिलीवरी है रिक्वायर्स टोटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, नंबर 1 ड्रॉबैक। सेकंड इज सिस्टम मस्ट बी इंक्रीमेंटल इन नेचर, सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड, मेंटेनेंस आर delivered units may affect integration of new units, may turn into build and fix। तो ये आपके पास disadvantages हैं आपके incremental मॉडल के। नेक्स्ट इज द स्पाइरल मॉडल, इट इज आल्सो डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। बर्म ने इसको इन्वेंट किया 1988 में। एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। आइटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग है। कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल को यूज करता है। ईच स्टेज रिक्वायर्ड रिस्क एनालिसिस बिफोर एंट्री, ईच स्टेज हैज वेरिफिकेशन और कंप्लीशन। एक तो आपकी रिस्क एनालिसिस होती है हर स्टेज की उस एंट्री उसको स्टार्ट करने से पहले, और कंप्लीशन के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं क्या आपके वही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं जिसके लिए आपने इसको डिज़ाइन करना शुरू किया था। तो ये आपके पास आपका स्पाइरल मॉडल है कि आपका स्पाइरल मॉडल किस तरीके से कैसे काम कर रहा होता है। स्पाइरल मॉडल में ये ओरिजिनली 1988, इसके 4 सेक्टर्स हैं। अगर आप देखें तो 4 सेक्टर, ये 1 2 3 4, ये आप इसमें देख रहे हैं कि डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। प्लान नेक्स्ट फेसेस, उसकी टेस्टिंग की, रिलेट किया और डेवलप किया, वेरीफाई किया, नेक्स्ट लेवल। तो अब आप देखेंगे, हमने लास्ट टाइम में देखा था, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये मॉडल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्विकली।
क्या आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्लान लाइफ साइकिल प्लान है, फिर कंसेप्ट हो गया, फिर रिस्क हो गया, फिर यहाँ रिस्क एनालिसिस, फिर ये प्रोटोटाइप, ये इसका रिस्क प्रोटोटाइप कंसेप्ट, और ये फिर उसका ये रिस्क प्रोटोटाइप एमुलेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वैलिडेशन एंड डेवलप। फिर आप देख रहे हैं कि रिस्क प्रोटोटाइप मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन, और फिर आपके पास डिज़ाइन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, फिर आपके पास रिस्क एनालिसिस, ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, बेंचमार्क, डिटेल डिज़ाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, एक्सेप्ट। तो ये आपके पास डिफरेंट फेसेस के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपका स्पाइरल मॉडल काम कर रहा होता है। टोटल देयर आर 4 सेक्टर्स। जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है, डेवलपमेंट टीम मूव्स अराउंड द स्पाइरल beginning at the center and begin each cycle of the spiral by performing the next level of calibration of the prospective systems। उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं और अल्टरनेटिव, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने स्पाइरल मॉडल के अंदर। साइक्लिकल अप्रोच है, incrementally growing a system, degree of definition and implementation while decreasing its degree of risk। आपका जो स्पाइरल मॉडल मेक्स assumption, objective, constraint and alternative are given or known। तो ये आपके एक तो ये आपके पास साइक्लिकली अप्रोच है, और ये आप मेक्स एंड assumption के ऊपर आप इसके ऊपर ज़्यादा वर्क अपना कर रहे होते हैं। Win-win spiral model answers these questions। Where do the next level objective and constraint come from? ठीक है, कि आपके next level के जो objectives हैं और constraints हैं वो कहाँ से आए? How do you know they are the right ones? ठीक है, आपको क्या पता है कि जो last stages आपने find किए हैं उसकी correctness कितने % है? Boehm and Bose in 1994 में initially called next generation process model 88 में आपके पास स्पाइरल मॉडल आया, और फिर बोहेम और बोस ने मिलके 1994 में एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस मॉडल को इनिशिएट किया। इस मॉडल में क्या था, ये आपके पास स्पाइरल मॉडल प्लस थ्योरी W3 जो आपका हमने जो बात की है विन-विन, ठीक है, थ्योरी W अप्रोच डेवलप्ड बाय बोहेम and Rose 1999। Theory W approach involve identifying the stakeholders and their win conditions, कि उनकी win conditions को identify करना, uses उसको negotiate करना, process to determine a mutually satisfactory set of objectives, constraints and alternative for the stakeholders। ठीक है, ये आपने अपनी जो Theory W approach के ऊपर जो काम किया। अब आप देखें कि जो आपके पास विन विन स्पाइरल मॉडल है, इसमें अगर आप देखें तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेवल स्टेक होल्डर्स। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। अब इस मॉडल को, क्योंकि बिल्कुल नया मॉडल है, ये आपके स्पाइरल मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें जो चेंजेस हैं उसको जरा अच्छी तरीके से आप समझ लें। कि आप देखें कि फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के स्टेक होल्डर्स को। सेकेंड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स की विन कंडीशंस को। थर्ड में हम रिकंसाइल विन कंडीशंस और एस्टैब्लिश नेक्स्ट लेवल ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड अल्टरनेटिव, ये हम थर्ड स्टेप में कर रहे हैं। इवेलुएट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अल्टरनेटिव्स, और जितने भी रिस्क आ रहे हैं यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, हम उन रिस्क को रिजॉल्व कर रहे हैं। जब रिस्क को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में डिफाइन नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट लेवल है उसकी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग पार्टीशंस को भी हम डिस्कस करते हैं। एंड सिक्स में वैलिडेट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेफिनेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी वैलिडेशन की, और लास्ट में रिव्यू और कमिटमेंट। तो आप ये देखें कि विन विन स्पाइरल मॉडल में वी हैव 7 स्टेप्स प्रोसीजर के, इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर स्टेक होल्डर की विन कंडीशन, फिर उसको रिकंसाइल किया, फिर उसको इवेलुएट किया,
ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट लेवल की जो प्रोडक्ट के प्रोसेसेस हैं इंक्लूडिंग पार्टीशन उसको देखा, फिर उस पूरी प्रोडक्ट को वैलिडेट किया और वैलिडेट करने के बाद हमने उसको रिव्यू और कमिटमेंट की। तो ये आपके पास विन विन स्पाइरल मॉडल आता है। ठीक है, कि इसकी वर्किंग किस तरह है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। विन विन जो आपके पास स्पाइरल मॉडल है, इसके अंदर ड्राइव द स्पाइरल टू प्रोग्रेस टूवर्ड कंप्लीशन, ऑफर अ मींस टू कंपेयर प्रोग्रेस वन स्पाइरल प्रोजेक्ट एंड अदर। जो जितने आपके स्पाइरल्स हैं, हम अगर आप ये देखें तो ये आपके पास डिफरेंट स्पाइरल बन रहे हैं, तो हम इनको आपस में इनकी प्रोग्रेस मेजर करने के लिए एक दूसरे के साथ इसको चेक करते हैं, इसको मेजर करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट फेज में जाते हैं। दे आर, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव, इसको नॉर्मली हम टेक्निकल वर्ड में इसको LCO कहते हैं। देन आपके पास लाइफ साइकिल आर्किटेक्चर है, इसको हम LCA कहते हैं। देन आपके पास IOC है, इसको हम इनिशियल ऑपरेशंस कैपेबिलिटी कहते हैं। तो इसके अंदर LCO, LCA एंड IOC जो है वो आपके होते हैं। विन विन जो आपके पास स्पाइरल मॉडल है, इसके जो एडवांटेजेस हैं, रिस्क एनालिसिस फोर्सेस स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव बिफोर ईच स्टेज, कि आपके पास जितना भी रिस्क एनालिसिस है वो आप स्टडी करते हैं बिफोर हर स्टेज, यानी एक स्टेज को स्टार्ट करने से पहले, उस स्टेज के ऊपर जाने से पहले, ठीक है, उसका आप जो है वो आपकी जितनी भी स्टेजेस हैं तो आप एक तो रिस्क एनालिसिस करते हैं फॉर स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव बिफोर ईच स्टेज। हर स्टेज को स्टार्ट करने से पहले आप उसका कंप्लीटली थरोली रिस्क एनालिसिस करते हैं। रिस्क एनालिसिस आइडेंटिफाइज कास्ट ऑफ ईच स्टेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट सो फार, कि उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं, ठीक है, रिस्क जो आपकी एनालिसिस है वो आइडेंटिफाई करता है हर स्टेज की उसकी कास्टिंग कैसे फाइंड करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है। द यूजर्स आर क्लोजली टाइड टू द डेवलपमेंट एफर्ट, ठीक है, जो आपके जितने भी यूजर्स होते हैं वो क्लोजली टाइड होते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट जितनी भी आपके एफर्ट्स हैं वो उसके क्लोज होते हैं। प्रोजेक्ट कैन बी अबंडेंट बिफोर इट वेस्ट मोर मनी, ठीक है, आपके पैसे इस पे जो भी कास्टिंग है, जो मनी है वो आपकी वेस्टिंग होने से बच जाती है। द मॉडल हैंडल्स चेंजेस इन रिक्वायरमेंट बाय अलोंग फॉर आइट्रेशन, ठीक है, जो आपका मॉडल है जिसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो उन आइट्रेशन को जो है प्रॉपरली उसको हैंडल करने के लिए उसमें कैपेबिलिटी होती है। ये तो आपके विन विन और स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम जाएं, अप्लाइज ऑनली टू इन हाउस डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इन हाउस डेवलपमेंट हो सकती है। कास्ट इफेक्टिव ऑनली फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, अगर आपके पास आपके पास एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी कास्टिंग है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पास एक लार्जर प्रोजेक्ट है तो लार्जर प्रोजेक्ट में तो ये बहुत ही कास्ट इफेक्टिव ऑनली फॉर वेरी लार्जर, तो उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव है। लेकिन आप इसको एक मीडियम या स्मॉल साइज़ के प्रोजेक्ट के लिए अगर आप विन विन स्पाइरल मॉडल को डिप्लॉय करेंगे तो ये आपकी कास्ट या बजट से इंक्रीज कर जाएगा और आपको अच्छी प्रॉपर कास्टिंग में आप अपनी जो है प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते। ये आपके पास विन विन स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, इसको हम टू पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एक टेक्निकल। क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है कि वो उसको किस तरह मैनेज कर रहा है, उसके कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, उसको मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो उसको किस किस तरीके से मैनेज कर सकता है, वो सारी की सारी आपकी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव हैं। और जो आपकी टेक्निकल हैं कि जो इसके अंदर आपकी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, वो जितनी भी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसके हम टू पर्सपेक्टिव हैं। एक आपके पास जो है वो आपका जो है वो आपका प्रोसेस है, वो आपका पीपल है और वो आपकी टेक्नोलॉजी है। कि
ये आपके हमने ये इस ट्रायंगल को पहले भी देखा था कि प्रोसेसेस, पीपल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो टेक्निकल हैं, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, वो सारे के सारे आपकी टेक्निकलिटी में इसमें होते हैं इन्वॉल्व। और मैनेजमेंट में आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपको उसको किस तरीके से उसके ऊपर वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, हम इसको पहले भी हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये कि जिस तरह आपके पास एक कंप्यूटिंग ट्रायंगल हमने बात की थी यूज़र, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, वैसे ही मैनेजमेंट में पीपल आपके डिफरेंट प्रोसेसेस आपकी टेक्नोलॉजी बेस कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है जो रैशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि उसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें पीपल की, ठीक है, आपके प्रोसेसेस की और टेक्नोलॉजी की आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जो आपके पास आपका रफ है, ए मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, द फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली, आपको स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल और ह्यूमन जो होते हैं वो सारे के सारे, यानी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में आप क्या क्या चीज़ें डील करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कॉस्टिंग, बजटिंग, ठीक है, कितनी फंडिंग है, फंड को जनरेट कैसे करना है, फंड्स को रिलीज़ कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियली आपकी आती है इन द, ये बेसिकली हम इस स्लाइड को डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट और टेक्निकल, इसके जो दो आपके हैं पर्सपेक्टिव। तो मैनेजमेंट में फाइनेंशियली आपकी स्ट्रेटजी की जितनी भी आपकी प्लानिंग है कि आपने उसका प्लान किस तरह करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, आपने उसको कंप्लीट किस तरह करना है, जितने आपके कमर्शियल और जितने भी आपकी ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव में आते हैं। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो उन चीज़ों को हैंडल इनको भी कर रहा होता है, लेकिन ये सारे के सारी आपकी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का काम है। एंड ए टेक्निकल पर्सपेक्टिव कि जो आपके पास एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है जिसमें डीलिंग विद क्वालिटी, आप क्वालिटी के साथ उसमें डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, जो आपकी टेस्टिंग होती है, जो आपकी इंजीनियरिंग है, जो आपके डिफरेंट डिज़ाइन मेथड के एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके टेक्निकल पर्सपेक्टिव हैं। तो ये दो हो गए, एक आपके पास मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हो गया और एक आपके पास टेक्निकल पर्सपेक्टिव हो गया। आपका जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम क्वालिटी, इंजीनियरिंग, हम अपने डिज़ाइन मेथड देख रहे होते हैं, और जो आपके पास मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है उसमें फाइनेंशियली, उसमें स्ट्रेटेजिक, उसमें कमर्शियल और आपके एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो ये आपके पास सारे के सारे जो हैं आपके इश्यूज और प्रॉब्लम जो आपके रात में। The software life cycle is divided into cycles। ये हमने प्लानिंग में इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर साइकिल है इज़ डिवाइडेड इनटू साइकिल्स, वो डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइड होता है। ईच साइकिल वर्किंग ऑन न्यू जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आपका साइकिल है वो न्यू जो आपकी नई जनरेशन ऑफ वर्किंग के ऊपर जो है काम कर रहा होता है। वन डेवलपमेंट साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 कंसेक्टिव फेसेस। देखें अब यहाँ ज़रा बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं कि द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू साइकिल्स, वो साइकिल्स में डिवाइड होता है। ईच साइकिल वर्किंग ऑन न्यू जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर हम कहते हैं कि वन डेवलपमेंट साइकिल, जो आपके पास एक डेवलपमेंट साइकिल है उसको, ठीक है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 कंसेक्टिव फेसेस, ठीक है, इंसेप्शन, ठीक है, आपकी लिबरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। ये हमने कल 4 स्टेज देखी थी, ठीक है। इंसेप्शन क्या करती है, लिबरेशन क्या करती है, कंस्ट्रक्शन क्या करती है और आपके पास ट्रांजिशन क्या कर रही होती है। ये 4 आपके रफ फेसेस हैं और जो उनका वर्क फ्लो है वो अगर आप देखें कि ये आपके पास इंसेप्शन है, ये आपके पास एलबोरेशन है, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है और ये आपके पास ट्रांजिशन है। अब इसमें आप देखेंगे जो आपका वर्क फ्लो है इसमें आपकी बिजनेस मॉडलिंग, आपकी रिक्वायरमेंट्स, या आज इस स्लाइड को दोबारा डालने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जितने भी लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं आप अच्छी तरीके से उनका कंपैरिजन कर सकें, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख सकें और आपको पता चल सके कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल आपके प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट सूटेबल है। देन आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फिर आप उसका एनालिसिस और डिज़ाइन की तरफ जाते हैं।
implementation and testing, deployment, configuration and change management, then project management। और ये आपका इनिशियली ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये आपका collaboration number 1 is 2, construction 1, 2 and it goes to n and these are different transitions। तो ये ये जो है कि 1 development cycle is divided into 4, यानी 4 आपके पैरामीटर्स हैं जो हमने बताया कि ये आपके पास एक लाइफ साइकिल है। तो ये आपके पास फेसेस और वर्क फ्लो है कि आपका किस तरह काम कर रहा होता है, कि जो आपका रप है उसकी वर्किंग किस तरह होती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने देख चुके हैं, एक दो इसको क्विक थ्रू आपको बता देता हूँ कि नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ये विंडोज एक्सपी नहीं है। मैं ठीक है कि ये पार्ट ऑफ मूवमेंट का अजाइल डेवलपमेंट, ए लाइट वेट मेथोडोलॉजी, ए बिट काउंटर कल्चर। ठीक है, ये चीज़ें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज इन 2-3 स्लाइड्स को मैंने एक जो आपकी वाटरफॉल मॉडल है, जो आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, और जो आपके पास ये रफ फेसेस हैं, इसको दोबारा इसलिए इंक्लूड किए हैं कि जो पुराने लाइफ साइकिल्स आपके रह गए थे ये सारे के सारे लिंक हो जाएं और आपको एक ही लेक्चर में इन तमाम चीज़ों की इंटीग्रेशन मिल जाए कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है इट्स नॉट फ्रॉम एक्सपी। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने कल भी देखा था कि अगर आप देखें कि आपके पास जो डिफरेंट फेसेस हैं, आर्किटेक्चर्स आपके पास आर्किटेक्चर स्पाइक है, आपकी यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है, आपके टेस्ट सिनेरियोज हैं। यहाँ पे आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, न्यू यूजर स्टोरी, प्रोजेक्ट वेलोसिटी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना प्लान रिलीज कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपकी रिलीज प्लानिंग है। ये यूजर स्टोरीज हो गई, या टेक्स्ट स्पाइक हो गया, ये आपकी प्लानिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी इटरेशन हो गई, ये आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई, और ये आपकी स्मॉल रिलीज हो गई। तो अब ये देखें कि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स आ गई, या ये आपके पास आर्किटेक्चर स्पाइक आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने उस प्लानिंग को रिलीज किया, ये आपकी डिफरेंट आइट्रेशंस हैं, ठीक है। फिर उन आइट्रेशन को आपने चेक किया, उस पर वर्किंग की, और फिर जो उसके रिजल्ट्स आए उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस के बाद वो आपके कस्टमर अप्रूवल की तरफ चले गई, और यहाँ पे फिर आपकी एक स्मॉल आगे रिलीज। तो ये आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की जो वर्किंग है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सूटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप्स, यहाँ पे आपके आपके जो आपके स्मॉल ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज अननेसेसरी वर्क, जो आपका अननेसेसरी वर्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज़ की जा सकती है। यूजेस एंड ऑन साइट कस्टमर, या आपकी ऑन साइट कस्टमर के लिए यूज़ की जा सकती हैं। स्मॉल रिलीजेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, रिफैक्टरिंग में यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरीज एज रिक्वायरमेंट यू वांट गुड डेवलपर्स इफ़ यू यूज़ दिस। अगर आपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो हाईली एक्सपर्ट हों, ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज़ करके डेवलपमेंट करने के लिए। अब ये जितने भी मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए बताए, ठीक है, हम पिछले 2 लेक्चर से सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के ऊपर पढ़े जा रहे हैं क्यों, और आज फिर मैंने 1-2 मॉडल रिपीट भी किए, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल को रिपीट किया, रफ को मैंने रिपीट किया, वाटरफॉल मॉडल को, इंक्रीमेंटल मॉडल को, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को मैंने जो है वो आपको रिपीट किया। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न एक तो ये थी कि हमने कुछ मॉडल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, 1-2 मॉडल फिर हमने 5-6 टेक्निक्स आज डिस्कस करनी थी, तो उनको डिस्कस करके मैंने इन तमाम को आज एक ही लेक्चर में दोबारा समाप्त किया, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि माइट भी उस लेक्चर को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा या आपने उसको स्किप किया हुआ है या नहीं समझ आया, तो ये एक तो चीज़ें आपकी रिपीट हों, और दूसरी चीज़ कि जो पुराने 2-3 मॉडल्स हैं, अब हमने इस लेक्चर में तमाम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स को टुगेदर कर दिया, उनको एक साथ कर दिया। हर मॉडल के जो एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारे के सारे आपको बता दिए गए। अब बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप किसी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है और आपको कहा जाता है इसको डिज़ाइन करें, इसको पूरा मैनेज करें, यानी तो आपको अगर सारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स का पता ही नहीं होगा तो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते,
पता होने के बाद अगला जो लेट्स सपोज आपको तमाम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की हाउ नाउ है कि हर मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है वो ये क्वेश्चन रेज होता है कि किस उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आपको पता है कि अब किस केस सिनेरियो में कौन सा मॉडल फिट इन होगा। वो आपको तभी पता चल सकता है कि जब आपने तमाम मॉडल थॉरली पढ़ लिए, हर एक मॉडल का आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता चल गया, तो वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि किस केस के अंदर कौन सा मॉडल ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसको डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी है कि विच मॉडल, कि अब आपने सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। अब वो जो आपने ये सारे मॉडल पढ़े हैं, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल चूज करेंगे, कंटेक्स्ट और सिचुएशन, मेथड और टूल और डेवलपमेंट टीम। ये अगेन इट्स द ट्रायंगल, जैसे पीपल, प्रोसेस और आपने पीछे ट्रायंगल देखी है। यानी आप नंबर 1 के आपके पास सिचुएशन क्या है और किस कंटेक्स्ट आप वेब पोर्टल बनाना चाहते हैं, कोई डेटाबेसेस है, कोई रियल टाइम सिस्टम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कोई आपके पास जो है अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन और आपके कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है, आपने किस तरीके से, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो नंबर 1 आपके पास जो सिचुएशन है, वो जो कंटेक्स्ट है वो क्या है। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स और टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी एक्सपर्टीज किन किन टूल्स में है, और डेवलपमेंट टीम आपकी माइट भी आपको चाहिए C# और आपके पास जो डेवलपमेंट टीम है वो सिर्फ विजुअल बेसिक की है या ऑरेकल की है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, सिचुएशन, मेथड्स, टूल्स और डेवलपमेंट टीम। इन तमाम चीज़ों को देख के आप अपना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तब हम इन तमाम को डिस्कस करते हैं। जब आप अपना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल डिस्कस करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो आपको मैंने बात बताई है, आपकी प्रोजेक्ट टीम में एक्सपर्टीज क्या क्या हैं। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के लोगों में क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, यूज़र कम्युनिटी क्या है, प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या क्या रिस्क आप फेस कर सकते हैं, कौन कौन से रिस्क आपको आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल अगर आपको इन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सफ़र करेगा। तो हम आपकी रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट टीम, यूज़र कम्युनिटी, प्रोजेक्ट टाइप और रिस्क, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो W है, ये P है, ये S है, ये R है, ये I है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं अगर बिल्कुल स्टार्ट में जाऊँ तो W क्या था, वाटरफॉल मॉडल, P क्या था, प्रोटोटाइपिंग, I क्या था, इंक्रीमेंटल, S क्या था, आपका स्पाइरल मॉडल, WW क्या था, विन विन स्पाइरल मॉडल, R क्या था, रैशनल यूनिट मॉडल, XP क्या था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब आप वापस आ जाएं उस चार्ट के ऊपर। तो ये आपके वो सारे मॉडल, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, ठीक है, आपका रैप, ठीक है, और आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, ये आपने एक चार्ट बना दिया। अब आपने कहा आर द रिक्वायरमेंट इजीली डिफाइंड एंड आर वेल नोन। क्या आप इसमें देखें इन 2 मॉडल में आपको यहाँ पे यस यस मिल रही है। अब आपने बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर अब आपने एक चार्ट बनाया कि मैं इन रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से जो है वो बेहतर कर सकता हूं जी। तो अब ये देखें कि आपके पास जो आपने यहाँ पे देखा कि इज द प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट जो प्रोजेक्ट के टाइप्स हैं और रिस्क हैं हम उन क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हैं। नो इस प्रोटोटाइपिंग में यस, इनमें तमाम में वाई। Is the project an enhancement to an existing system? Yes, इन 2 में yes yes. Is the funding for the project expected? अब आपने एक चार्ट बना लिया, उन तमाम मॉडल को सिस्टमेटिकल तरीके से देख लिया।
तो ये फर्स्ट में आपने क्या किया कि ये आपके पास 4 चीजें थी, रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट टीम, यूजर कम्युनिटी और प्रोजेक्ट टाइप एंड रिस्क। ये 4 आपके मेथड्स थे, ठीक है। इन मेथड्स को हमने अब फर्स्ट हमने क्या देख लिया कि हमने उनकी रिक्वायरमेंट देख ली कि WPSR जितने मॉडल लिख लिए। कैन द रिक्वायरमेंट बी डिफाइंड अर्लियर इन द साइकिल, वेल द रिक्वायरमेंट चेंजेस ऑफन इन द साइकिल, इफ देयर आर नीड to demonstrate the requirements to achieve definition, is the proof of concept required। ये जितने क्वेश्चन से ये सारे के सारे हमने यहाँ पे आप हर मॉडल आपके ध्यान में होना चाहिए। अब अगर आपको मॉडल ध्यान में है तो आप उनकी रिक्वायरमेंट चार्ट में यस नो करते जाएंगे। नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट टीम देखी। आर द मेजोरिटी ऑफ टीम मेंबर्स न्यू टू द प्रॉब्लम डोमेन फॉर, अब आपने देखना है कि इसमें किसमें नो है, किसमें यस है, किसमें नो है। Are the majority of team members new to the technology domain for the project? Are the majority of team members new to the tool to be used on the project? Are the team members subject to reassignment during the life cycle? Is there training available? Is team more comfortable with structure than flexibility? Will the project manager closely track टू द टीम प्रोजेक्ट? ये डिफरेंट क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने इसमें लिखे। ये अब आपने प्रोजेक्ट टीम लेके अपने 1 बाय 1 उस तमाम टेबल में यस नो उसके आंसर्स आ गए। अब यूजर कम्युनिटी में आ जाएं। विल द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड? आर द यूजर रिप्रेजेंटेटिव्स न्यू टू द सिस्टम? किसमें नो, किसमें यस, ठीक है। डू द यूजर वांट टू इन्वॉल्व इन ऑल फेसेस? Does the customer want to track project progress? ये यूजर कम्युनिटी में आ गया। Then project type and risks, कि does the project identify a new product direction for organization? Is the project system integration project? Is the project an enhancement of an existing system? Is the funding for the project expected to the stable throughout the life cycle? Is the product expected to have a long life in the organization? Is high reliability must? Is the system expected to be modified perhaps in ways not anticipated post development? ये different आपकी scheduling, module interface planning। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आ गए, अब आप देखें कि हमने ये सिलेक्टिंग, ये पिछले जो मैं 3 लेक्चर से आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, वो बेसिकली इन 3-4 स्लाइड्स उनकी समरी है। जस्ट जो लास्ट 3-4 स्लाइड हम देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल तक हम पहुंच गए हैं, ये पिछली जितनी भी हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, टेक्निक्स पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग को बार बार में पढ़ता आपको वो उसमें सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, आपको पढ़ाता आ रहा हूं। किस लिए? ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल को प्रॉपरली चूज करने के लिए। ये जो लास्ट स्लाइड 39 से ऑनवर्ड्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कि अब आपने ये उन तमाम की समरी है, प्रेसी है कि रिक्वायरमेंट्स आ गई, प्रोजेक्ट टीम क्या है, यूजर की कम्युनिटी क्या है और प्रोजेक्ट टाइप और रिस्क क्या है। अब आपने ये रिक्वायरमेंट का चार्ट बना लिया, प्रोजेक्ट टीम का चार्ट बना लिया, ये वो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं और आप इन स्लाइड्स को प्रिंट करें और अपने फोल्डर में लगाएं, अपनी बुक में लगाएं, क्योंकि बीइंग अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये चार्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि आपको इन तमाम मॉडल्स की समरी है, तमाम क्वेश्चन इंटीग्रेट हैं। आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आप फौरन बता देंगे कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल यूज करना है। एट द एंड ऑफ में कुछ आपको केस स्टडीज भी दे रहा हूं, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट टाइप और रिस्क हैं वो कंप्लीट करने के ये 4 पॉइंट आप देख लें कि यहाँ पे जब मैं गया था तो इसमें ये आपके पास इसमें डिफरेंट 4 चीज़ें थी। इसमें रिक्वायरमेंट्स थी, प्रोजेक्ट टीम थी, यूजर की कम्युनिटी थी, प्रोजेक्ट टाइप और रिस्क थे। इनकी बेसिस के ऊपर हमने ये चार्ट ड्रॉ किया आपकी रिक्वायरमेंट्स का, प्रोजेक्ट टीम का,
यूज़र कम्युनिटी का और आपके पास प्रोजेक्ट टाइप एंड रिस्क का। अब इसके ऊपर डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं। फर्स्ट केस स्टडी है सिलेक्टिंग अ लाइफ साइकिल मॉडल, क्लास एक्सरसाइज नंबर 1। या आपने इसको इस लेक्चर इन तीनों लास्ट 2 लेक्चर्स को यानी लेक्चर नंबर 11 से लेकर 11, 12 बल्कि 10, 11, 12 और 13 के एंड तक ये आप पढ़ेंगे तो फिर आप ये तमाम एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए कंपनी इज रीराइटिंग इट्स पेरोल सिस्टम टू मूव it from an old batch type mainframe to a distributed mini computer PC based network setup. No new functionality will be added. The statement of work calls for a conversation as is. Only the input and output subsystem will be altered for the new environment. Since it is a payroll application, testing and verification will be emphasized within the development activities. The schedule allows 5 months for the project with 2 people working on it. ठीक है, ये आपके पास आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपने प्रॉब्लम जो है। अब what do you think is the most appropriate life cycle approach? अब आपने सारे पढ़े हुए हैं, केस स्टडी आपको दे दी है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने देखना है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर आप जो लाइफ साइकिल अप्रोच यूज करेंगे आपने ये भी बताना है कि उसका एडवांटेज क्या है, आपने वो क्यों यूज किया। ये एक केस स्टडी है। सेकंड केस स्टडी क्या है, ए कंपनी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स has recently decided to venture into a related small business area developing wristwatch communicators. The device would be similar to a two-way radio and would be expected to work over a 50-mile radius. The company has considerable previous experience on product linear similar to this and believes that a cheaper price could present a value-added challenge to the cellular market. It would like to have a working model to present at the National Electronics Fair coming up 6 months from now. It's the second case study. What do you think is the most appropriate life cycle approach? What is the advantage of this approach for this project? Why you choose this model? ये second case study है आपकी. And the third case study, a company has recently completed a 3-year process to develop a cellular infrastructure switching system to compete with industry leaders such as Motorola and Ericsson. It is now ready to move into the next phase where new releases will be issued approximately every 4 months, an average of 15 new features and appropriate number of bug fixes will be included in each release, spread across team composed of 1 to 3 engineers. Development team for the new features can range from 1 to 5 months. Some features can require multiple releases for full implementation. It's your third case study. What do you think as the most appropriate life cycle approach, and what is the advantage of this approach for this project? This is your third case study. And the last case study, a company has created a new small business division to develop a specialized communication system. Approximately 15% will be transferred from key areas of the company to from base of the venture. Some 28 additional people will be hired from the outside, the bulk of which are engineers. It has already been decided that object-oriented tools and approach will be used with C++ as a language. None of the participants has any prior knowledge of these techniques, but will go through 10 days of training when they come on board. In addition, a custodian partner of the company has just released a new workstation platform is first. Due to these alliances, the custodian platform will be development platform of choice. Training is also being scheduling of the new workstation. The primary light supplier OO Aerospace had been having major financial difficulties due to military cutbacks and has laid off about 35% of its workforce.
व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल अप्रोच, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। अब मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर 4 डिफरेंट केस स्टडी बताई जो रियल इंडस्ट्रियल अप्रोच से हैं, और यही प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये जब ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, अब अगर आपको वो समझ आई हैं तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि मैंने प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करना है, मैंने स्पाइरल मॉडल यूज़ करना है, मैंने रफ यूज़ करना है, मैंने आइटरेटिव मॉडल यूज़ करना है, मैंने कोड एंड फिक्स यूज़ करना है, मैंने वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना है, मैंने कौन सा मॉडल यूज़ करना है वो आपको पता है। तो इन लास्ट 3-4 लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आपको तमाम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं वो पता चल जाएँ, और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उसको चूज़ कर सकें। तो आज तक ठीक है, इस लेक्चर में हमने अपनी जो प्लानिंग को जो है कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।